हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 8, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 8 के पार्ट 1 को समझा था। उसमें हमने इन टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ा था। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 8 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 8 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोग मास नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, जन राष्ट्रवाद का उदय। आफ्टर 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students, and women in large numbers, and occasionally factory workers as well. 1919 के बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो स्ट्रगल चल रहा था वो धीरे धीरे मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन का रूप लेने लगा। इस मास मूवमेंट में बड़ी संख्या में किसान, जनजातीय लोग, स्टूडेंट्स, महिलाएं जुड़ने लगी। कभी कभी इन मास मूवमेंट्स में फैक्ट्री वर्कर्स भी हिस्सा लेते थे। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। Certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920s. 1920s में कुछ बिजनेस ग्रुप्स भी कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे थे। 1920 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। Why was this so? ऐसा क्यों हुआ? The First World War altered the economic and political situation in India. 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और इस वॉर के वजह से भारत की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव आने लगे थे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. इस वॉर के चलते ब्रिटेन का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, तो इन टर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा, क्योंकि अंग्रेज यहीं के लोगों से पैसा लेते और अपने जरूरत के रिसोर्सेस को पूरा करते। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। द गवर्नमेंट इन टर्न increased taxes on individual incomes and business profits. गवर्नमेंट लोगों से
ज्यादा टैक्स लेने लगी, बिजनेस के प्रॉफिट्स पे ज्यादा टैक्स डिमांड करने लगी ताकि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्च कर सके। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices, which created great difficulties for the common people. वर्ल्ड वॉर के जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं वो ये थे कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, वॉर सप्लाईज की डिमांड बढ़ी थी, तो इस वजह से कमोडिटीज का प्राइस भी बढ़ गया था, तो एक इन्फ्लेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो लोगों को बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी और लोग इन चीजों से नाराज भी थे और वे मास मूवमेंट में जुड़ते जा रहे थे। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। ऑन दी अदर हैंड, बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम दी वॉर। वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटेन से जो गुड्स इंडिया में आते थे वो आने बंद हो गए थे और इस वजह से भारत के जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनको फायदा हुआ, उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। दी वॉर क्रिएटेड अ डिमांड for industrial goods, jute bags, cloth, rails, and caused a decline of imports from other countries into India. इस वॉर के चलते बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ी, जैसे जूट बैग्स, क्लॉथ यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा हुआ, रेल्स यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फायदा हुआ। इस दौरान भारत में दूसरे देशों से जो सामान इंपोर्ट होता था वो कम होने लगा था। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ा दी थी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। जो औद्योगिक वस्तु थे उनमें थे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां आदि। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द वॉर and Indian business groups began to demand greater opportunities for development. वॉर के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ, बिजनेस ग्रुप्स को प्रॉफिट हुआ, तो अब ये बिजनेस ग्रुप्स और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए डिमांड करने लगे थे, डेवलपमेंट के लिए डिमांड करने लगे थे। देखिए, इन बिजनेस ग्रुप्स को पता था कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इनको यह भी पता था कि वॉर खत्म होने के बाद इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए ये बिजनेस ग्रुप्स मास मूवमेंट में शामिल होने लगे थे। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। इस वॉर के चलते ब्रिटिशर्स को आर्मी को भी एक्सपैंड करना पड़ा, यानी ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स की जरूरत थी। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। विलेजेस वेयर प्रेशराइज्ड टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज। एक विदेश में चल रहे युद्ध के कारण गांव के लोगों को प्रेशराइज किया गया कि वे सेना में अपनी सर्विस दें और विदेश में जाके युद्ध लड़ें। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वेयर सेंट टू सर्व अब्रॉड। बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करके बाहर भेजा गया लड़ने के लिए, जबकि इनका कोई मतलब नहीं था उस वॉर से। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया।
Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. जब ये सोल्जर्स वापस लौटे युद्ध से, तो इनको समझ में आ चुका था कि ये इंपेरियलिस्ट पावर कैसे अफ्रीका और एशिया के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और ये सोल्जर्स कॉलोनियल रूल को अपोज करने लगे थे और मास मूवमेंट से जुड़ने लगे थे। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप वे लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। फर्दरमोर, इन 1917 देयर वॉज अ रिवॉल्यूशन इन रशिया। 1917 में रशिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ था। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। न्यूज अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली, इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट्स। किसान और मजदूरों के स्ट्रगल के न्यूज फैलने लगे थे। सोशलिज्म यानी समाजवादी विचारधारा भी फैलने लगी थी। तो भारतीय लोग इनसे इंस्पायर हुए थे और ब्रिटिश रूल का विरोध करने लगे थे। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। देखिए, इस इमेज में हमें 1895 में डरबन, साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस के फाउंडर्स को दिखाया गया है। In 1895, along with other Indians, Mahatma Gandhi established the Natal Congress to fight against racial discrimination. 1895 में साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए महात्मा गांधी और उनके साथ दूसरे भारतीयों ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आगमन। इट इज इन दीज सर्कमस्टेंसेस दैट महात्मा गांधी इमर्ज्ड एज अ मास लीडर। भारत में उस समय जो स्थिति थी, उसमें महात्मा गांधी जी एक मास लीडर यानी जननेता के रूप में उभर के आए थे। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। एज यू मे नो, गांधी जी एजेड 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी की उम्र 46 वर्ष थी जब वे 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट restrictions, he was already a respected leader known internationally. साउथ अफ्रीका में गांधी जी दूसरे भारतीयों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नॉन वायलेंट मूवमेंट्स चला चुके थे और लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनका सम्मान करते थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। His South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians, Hindus, Muslims, Parsis and Christians, Gujaratis, Tamils and North Indians,
and upper class merchants, lawyers and workers. जब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी कैंपेन्स चला रहे थे तो वहां पे वे बहुत सारे भारतीयों के कांटेक्ट में आए थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, गुजरातीज, तमिल्स, नॉर्थ इंडियंस, अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स और वर्कर्स। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड द ओवरऑल सिचुएशन। जब वे भारत पहुंचे थे तो उन्होंने खुद को पहले एक साल पॉलिटिक्स से दूर रखा। वे पूरे देश भर में घूमे, लोगों से मिले, उन्होंने लोगों की तकलीफों को समझा, उनकी जरूरतों को समझा, ओवरऑल कैसा सिचुएशन था भारत में उस वक्त, उन्होंने ये समझा। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। His earliest interventions were in local movements in Champaran, Kheda and Ahmedabad, where he came into contact with Rajendra Prasad and Vallabh Bhai Patel. उनके जो शुरुआती इंटरवेंशंस थे वे लोकल मूवमेंट्स यानी स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। वे चंपारण मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इन सबको उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था। यहीं पे वे राजेंद्र प्रसाद जी और वल्लभ भाई पटेल जी से मिले थे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। इन अहमदाबाद he led a successful mill workers strike in 1918. 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल वर्कर्स स्ट्राइक का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। Let us now focus in some detail on the movements organized between 1919 and 1922. आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। दी रॉलेट सत्याग्रह। In 1919, गांधी जी gave a call for a सत्याग्रह against the Rowlatt Act that the British had just passed. ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास किया था तो उसके विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। The act curbed fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers. रॉलेट एक्ट ने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, लोगों से उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया गया था और पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी। ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना and others felt that the government had no right to restrict people's basic freedoms. महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे नेताओं का मानना था कि लोगों से उनके बेसिक फ्रीडम, बेसिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता।
महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। दे क्रिटिसाइज्ड द एक्ट एज डेविलिश एंड टिरेनिकल। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधीजी asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayer and हड़ताल। गांधी जी ने लोगों से कहा कि इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट डे के रूप में मनाएंगे। इस दिन को ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर यानी अपमान एवं याचना के रूप में मनाया जाए और हड़ताल किए जाएं। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। सत्याग्रह सभास वेयर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। इस आंदोलन को शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभास की स्थापना की गई। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। द रॉलेट सत्याग्रह turned out to be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह पहला ऑल इंडियन स्ट्रगल था, यानी पहला अखिल भारतीय संघर्ष बन गया था, लेकिन यह सत्याग्रह मेनली सिटीज तक ही सीमित था। इसकी पहुंच अभी भी गांव-गांव में नहीं हुई थी। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। In April 1919, there were a number of demonstrations and hartals in the country, and the government used brutal measures to suppress them. अप्रैल 1919 में पूरे देश में हड़ताल किए गए, जगह जगह प्रदर्शन किए गए, जुलूस निकाले गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सत्याग्रह को दबाने के लिए ब्रूटल मेजर्स अपनाए थे। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। दी जालियानवाला बाग एट्रोसिटीज inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day, 13 April, were a part of this repression. 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर में हो रहे पीसफुल प्रोटेस्ट पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसे जालियावाला मैसेकर के नाम से जाना गया। बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियानवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। ऑन लर्निंग अबाउट द मैसेकर, रविंद्रनाथ टैगोर expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. जब इस मैसेकर की खबर रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली तो वे बहुत दुखी हुए और नाराज हुए और उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड, an honor granted by the British Crown for exceptional personal achievement और पब्लिक सर्विस। नाइटहुड एक उपाधि थी जो कि ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती थी जिसने या तो पब्लिक सर्विस किया है या फिर उस व्यक्ति की बहुत सारी पर्सनल अचीवमेंट थी। नाइटहुड
ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह, द पार्टिसिपेंट्स ट्राइड टू ensure that Hindu Muslims were united in the fight against British rule। रॉलेट सत्याग्रह में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों ने ये इंश्योर किया कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एकता बनी रहे। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims, and those of other religions। महात्मा गांधी जी ने भी ये बात लोगों से बोला था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता बनाए रखें। उनका मानना था कि भारत सभी धर्म के लोगों का है। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहां रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। ही वॉज कीन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। वे चाहते थे कि किसी भी जस्ट कॉज के लिए यानी न्यायपूर्वक उद्देश्य के लिए हिंदू और मुस्लिम्स एक दूसरे को सपोर्ट करें और मिलके काम करें। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। द खिलाफत इशू वॉज वन सच कॉज। खिलाफत इशू एक इसी तरह का मुद्दा था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई थी। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। इन 1920, द ब्रिटिश imposed a harsh treaty on the तुर्किश सुल्तान और खलीफा। 1920 में ब्रिटिश ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पे बहुत हार्श ट्रीटी थोप दी थी। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। पीपल वेयर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जालियांवाला मैसेकर। लोग जालियांवाला मैसेकर से नाराज थे। इस मुद्दे ने भारतीय मुसलमानों को और भी नाराज कर दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन एम्पायर में जो मुसलमानों के पवित्र स्थल थे, वहां का नियंत्रण खलीफा के पास ही रहे। भारतीय मुसलमान ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश्ड टू इनिशिएट अ फुल फ्लेजेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन के लीडर मोहम्मद अली जी और शौकत अली जी चाहते थे कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जालियांवाला मैसेकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया और कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया
कि जालियानवाला मैसेकर और खिलाफत इशू के खिलाफ मिल के आंदोलन चलाएं और स्वराज की डिमांड करें। गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एकता बनी रहे और ब्रिटिशर्स जो इनके बीच में फूट डालना चाह रहे थे उसमें वे कामयाब न हो पाए। इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामलों में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 टू 22। 1921 से 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने जोर पकड़ लिया। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। Thousands of students left government controlled schools and colleges. हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajgopalachari and Asaf Ali gave up their practices. बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू जी, सी आर दास जी, सी राजगोपालाचारी जी, असफ अली जी। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और असफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल्स वेयर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। लोगों ने ब्रिटिश टाइटल को यानी उपाधियों को सरेंडर कर दिया, ब्रिटिश लेजिस्लेचर्स को बॉयकॉट कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ। विदेशों से जो कपड़ा इंपोर्ट होके आता था उसे लोगों ने जला दिया। बॉनफायर का मतलब होता है कपड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाना और जला दिया जाना। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। 1920 से 1922 के बीच में फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट होता था, वो कम हो गया था। इंपोर्ट में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। बट ऑल दिस वॉज मेयरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। परंतु ये तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए फॉर्मिडेबल रिवोल्ट। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है पीपल्स इनिशिएटिव्स, लोगों की पहलकदमी। इन मेनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। बहुत सारे जगहों पे लोगों ने नॉन वायलेंटली ब्रिटिश रूल का विरोध किया। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। इन अदर्स डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधीजी's कॉल in their own manner protested in ways that were not in accordance with his ideas. कई दूसरे क्षेत्रों में लोगों ने गांधी जी के विचारों का अपने हिसाब से मतलब निकाला और अपने तरीकों से ब्रिटिश रूल का विरोध किया, जो कि गांधी जी के विचारों से सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। देखिए, सभी लोग गांधी जी को जानते थे, लेकिन उनके विचारों को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे। लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के
रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। इन आइदर केस, पीपल लिंक्ड देयर मूवमेंट्स टू लोकल ग्रीवेंसेस। दोनों ही केस में लोग अपने जरूरत के हिसाब से स्थानीय मुद्दों को जोड़ के आंदोलन कर रहे थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। इन खेड़ा गुजरात, पाटीदार पीजेंट्स organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British। खेड़ा गुजरात में हाई लैंड रेवेन्यू के खिलाफ पाटीदार किसानों ने नॉन वायलेंट मूवमेंट्स चलाए थे। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु, लिक्वर शॉप्स वेयर पिकेटेड। कोस्टल आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स में लिक्वर शॉप यानी शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। पिकेट, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग। पिकेट का मतलब होता है किसी बिल्डिंग या दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन करना और लोगों को अंदर जाने से रोकना। घेराबंदी, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagraha, sometimes sending their cattle into forests without paying grazing fee। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स और पीजेंट्स ने फॉरेस्ट सत्याग्रह यानी वन सत्याग्रह किए। देखिए, ब्रिटिशर्स इनसे ग्रेजिंग फी यानी चराई कर लेते थे। इसका मतलब था कि इन ट्राइबल्स और पीजेंट्स को अपने कैटल को जंगल में चराने के लिए भेजना अलाउड नहीं था। अगर वे अपने कैटल को भेजते थे तो उन्हें ग्रेजिंग फी भरना पड़ता था। इस फॉरेस्ट सत्याग्रह में इन्होंने अपने पशुओं को जंगल में चरने के लिए भेज दिया और उसका टैक्स भी नहीं दिया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। दे वेयर प्रोटेस्टिंग द colonial state had restricted their use of forest resources in various ways। जनजातीय लोग फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस पे पाबंदी लगा दी थी, तो लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। दे बिलीव दैट गांधीजी वुड गेट देयर टैक्सेस रिड्यूस्ड एंड हैव द फॉरेस्ट रेगुलेशंस एबोलिश्ड। लोगों को इस बात का यकीन था कि गांधी जी टैक्स कम करवा देंगे और फॉरेस्ट रेगुलेशन लॉज जो हैं उन्हें खत्म करवा देंगे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। इन मेनी फॉरेस्ट विलेजेस, पीजेंट्स प्रोक्लेम्ड स्वराज एंड बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज अबाउट टू बी एस्टैब्लिश्ड। बहुत सारे फॉरेस्ट विलेजेस में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया था और उन्हें यकीन था कि गांधी राज की स्थापना हो जाएगी। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है।
In Sindh, now in Pakistan, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the खिलाफत कॉल। सिंध में जो मुस्लिम व्यापारी और किसान थे, वे खिलाफत आंदोलन की वजह से बहुत उत्साहित थे। सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस gave enormous communal unity and strength to the national movement. बंगाल में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अलायंस यानी गठबंधन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और इसके वजह से नेशनल मूवमेंट को मजबूती मिली। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। इन पंजाब, द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिख sought to remove corrupt महंत्स supported by the British from their गुरुद्वारास। पंजाब में जो करप्ट महंत्स थे, उनको ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे। उनको गुरुद्वारा से हटाने के लिए अकाली आंदोलन शुरू किया गया। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। महंत्स, रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारास। महंत कौन होते थे? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। इन असम, टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस। असम के टी प्लांटेशंस में जो मजदूर काम करते थे, उन्होंने हाई वेजेस की डिमांड की और गांधी महाराज की जय के नारे लगाए। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस एमिड डिक्लेरेशंस दैट दे वेयर फॉलोइंग गांधीजीज विश। इन मजदूरों ने ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस में नौकरी करना छोड़ दिया था। उन्होंने बोला कि गांधी जी यही चाहते हैं। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली, इन द असमीज वैष्णवा सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड, द रेफरेंस टू कृष्णा वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय गांधी राजा। उस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द पीपल्स महात्मा, जनता के महात्मा। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मिसिया, एज समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी। लोग गांधी जी को अपना मसीहा मानने लगे थे। लोगों को लगता था कि गांधी जी उनको उनके परेशानियों से, गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी विश्ड टू बिल्ड क्लास यूनिटी, नॉट क्लास conflict. Yet, peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars, and agricultural laborers believed he would provide them land.
गांधी जी क्लास यूनिटी के समर्थक थे, क्लास कन्फ्लिक्ट के नहीं। यानी गांधी जी का मानना था कि सभी वर्गों में, सभी लोगों में एकता होनी चाहिए, लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। फिर भी किसानों को लगता था कि गांधी जी किसानों की मदद करेंगे जमींदार से लड़ने में। एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी खेतीहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। कभी कभी आम लोगों ने अपने अचीवमेंट्स के लिए भी गांधी जी को क्रेडिट दे दिया। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट, peasants of Pratapgarh in the United Provinces, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhiji who had won this demand for them. For example, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहां प्रतापगढ़ में किसानों ने टेनेंट्स का इलीगल एविक्शन यानी गैर कानूनी बेदखली को रोका था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें यह सफलता गांधी जी की वजह से मिली है। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। इलीगल एविक्शन, forcible and unlawful throwing out of tenants from the land they rent। देखिए, जमींदार अपने जमीन को रेंट पे देते थे कुछ समय के लिए, लेकिन जिनको जमीन रेंट पे मिलती थी उनसे फोर्सफुली जमीन छीन ली जाती थी। इसे ही इलीगल एविक्शन यानी गैर कानूनी बेदखली कहते हैं। गैर कानूनी बेदखली, पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैरकानूनी ढंग से निकाल देना। At other times, using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals। कभी कभी जनजातीय लोग, किसान गांधी जी का नाम लेकर ऐसे आंदोलन करते थे, ऐसे कार्रवाइयां करते थे जो गांधी जी के विचारों के, सिद्धांतों के, आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, यानी वे वायलेंस के तरीके अपना रहे थे। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दी हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929, 1922 से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी, एज यू नो, वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट्स। गांधी जी वायलेंट मूवमेंट्स के अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। He abruptly called off the non-cooperation movement when, in February 1922, a crowd of peasants set fire to a police station in Chauri Chaura। 22 policemen were killed on that day। फरवरी 1922 में किसानों के समूह ने चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। 22 पुलिस वाले मारे गए थे उसमें। यह तरीका गांधी जी के आदर्शों से एकदम विपरीत था, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर
हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. किसानों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और उन पे पुलिस वालों ने गोली चला दी थी। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था, तब गांधी जी के फॉलोअर्स ने बोला कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी रचनात्मक कार्य करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, गांव में सोशल वर्क करना चाहिए। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू argued that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies. वहीं कुछ दूसरे लोग जैसे चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में चुनाव लड़ने चाहिए और इलेक्ट होके अंदर से गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। Through sincere social work in villages in the mid 1920s, the Gandhians were able to extend their support base. मिड 1920s में गांधी जी के फॉलोअर्स गांव में जाके सोशल वर्क करने लगे, लोगों के लिए काम करने लगे, अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने लगे। 1920 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. ये सपोर्ट आगे बहुत काम आएगा जब गांधी जी 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए ये जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। Two important developments of the mid 1920s were the formation of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, a Hindu organization, and the Communist Party of India. मिड 1920s में दो और डेवलपमेंट्स हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1920 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. इन दोनों पार्टीज की आइडियोलॉजी एकदम अलग थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्टिस्ट पार्टी थी और आरएसएस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह who was active in this period. हमारे रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह जी भी इसी पीरियड में एक्टिव थे। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे।
The decade closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence, in 1929 under the presidentship of Jawaharlal Nehru. 1920 से 1930 का जो पीरियड था वो खत्म हुआ 1929 में पूर्ण स्वराज के रिजोल्यूशन से। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में पास किया गया था। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे was observed on 26 January 1930 all over the country. इस रिजोल्यूशन के बेसिस पे 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। It takes a loud voice to make the deaf hear. इनकलाब जिंदाबाद। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव and others wanted to fight against the colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ना चाहते थे और किसान और मजदूरों की क्रांति चाहते थे ताकि जो रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लास है यानी अमीर शोषक वर्ग है जैसे जमींदार, उनसे लड़ा जाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA in 1928 एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। इस पर्पस के लिए उन्होंने 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑन 17 दिसंबर 1928, भगत सिंह, आजाद and Rajguru assassinated Saunders, a police officer who was involved in the lathi charge that had caused the death of Lala Lajpat Rai. साइमन कमीशन जब आया था तो भारतीय लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था और उसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। इस इंसिडेंट के बाद 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और राजगुरु जी ने सॉन्डर्स को असैसिनेट कर दिया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। On 8 April 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly. 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी और B.K. दत्त जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। The aim, as their leaflet explained, was not to kill, but to make the deaf hear.
and to remind the foreign government of its callous exploitation. उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। मतलब ब्रिटिशर्स को बताना था कि ब्रिटिशर्स जो भारतीय लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उसके खिलाफ भारतीय लोग अब आवाज उठा रहे हैं। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव and Rajguru were executed on March 23, 1931. Bhagat Singh's age at that time was only 23. भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह जी की उम्र उस वक्त केवल 23 वर्ष थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। देखिए, इस इमेज में साइमन कमीशन का विरोध करते लोगों को दिखाया गया है। इन 1927, the British government in England decided to send a commission headed by Lord Simon to decide India's political future. 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन जाएगा, जिसका नेतृत्व लॉर्ड साइमन करेगा। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। द कमीशन had no Indian representative. The decision created an outrage in India. भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर को रिव्यू करना था और इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इससे लोग बहुत नाराज हुए। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। All political groups decided to boycott the commission. सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इस साइमन कमीशन को बॉयकॉट कर दिया। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। When the commission arrived, it was met with demonstrations with banners saying Simon go back. जब कमीशन के मेंबर भारत पहुंचे तो लोगों ने प्रदर्शन किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 8 का पार्ट 2 समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 के पार्ट 3 को शुरू करेंगे और उसमें इन टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।